So hello students, I am Neeraj Rahuja back with the next questions. आपके सामने मैं क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन रखूंगा जिनको हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि आज शाम की शिफ्ट 2 में आए हुए क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला जो 9th नंबर का प्रॉब्लम था वो कैपेसिटर के ऊपर प्रॉब्लम है। इसमें बोला गया है कि दो आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं, एक में चार्ज Q है और दूसरे में जो चार्ज है वो Q+2 है। अगर पोटेंशियल एनर्जी सेकेंड कैपेसिटर की जो है वो 144% है फर्स्ट कैपेसिटर के, इसका मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए ये आपने कैपेसिटर मान लिया फर्स्ट वाला, इसमें आपको बोला गया है Q चार्ज है और सेकेंड वाला जो कैपेसिटर है उसकी भी कैपेसिटी सेम है, लेकिन जो चार्ज है वो आपका Q+2 है। अगर आप पहले की एनर्जी अगर आप देखेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, Q² अपॉन 2C, और सेकेंड वाले की जो एनर्जी है उसे आप क्या लिख पाएंगे, Q+2 का होल स्क्वायर होल अपॉन 2C। और हमें ये बताया गया है कि ये जो सेकेंड वाले की जो एनर्जी है वो पहले वाले की एनर्जी से 44% ज्यादा है, मतलब अगर इसकी 100 माना जाए तो इसकी 144 है ऐसा। तो आपको Q की वैल्यू बतानी है, मतलब ये हो गया कि 144% है, इसका मतलब 1.44 टाइम्स ऑफ व्हाट, Q² बाई 2C। देख लीजिए, ये वाला 2C से ये वाला 2C आपका कैंसिल हो गया, दोनों साइड आप स्क्वायर रूट ले लीजिए। आपका स्क्वायर रूट लेने पर आपको मिलेगा Q+2 इज इक्वल टू 1.44 का अंडर रूट हो जाएगा 1.2 और Q² का अंडर रूट हो जाएगा Q। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका बच जाएगा Q, इस Q को आप राइट हैंड साइड भेज दीजिए, जब आपको बचेगा वहां पर कितना 0.2Q। तो इसकी मदद से हम लोग Q की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 2 डिवाइड बाई 0.2 दैट विल बी 10। सो 10 कूलम जो रहेगा वो आपका चार्ज हो जाएगा, मतलब सेकेंड वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं हम। इसमें आपका ये एक डायमेंशनल एनालिसिस का सवाल था जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको इनमें से पहचान करना था कि कौन सा वाला जो ऑप्शन है वो डायमेंशनली करेक्ट आंसर है। अब ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि इनके करस्पॉन्डिंग हमें फॉर्मूला मालूम होने चाहिए और उन फॉर्मूले की बेसिस पर हम हर एक का डायमेंशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम यहां पर चारों के चारों ऑप्शंस का नहीं चेक कर रहे हैं, हम करेक्ट ऑप्शन की तरफ आ रहे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट और डीके कांस्टेंट का जो डायमेंशन रहेगा वो सेम रहेगा। कैसे? वेलोसिटी ग्रेडियंट को हम लिख सकते हैं dv/dx, मतलब वेलोसिटी का वेरिएशन विथ लेंथ। अगर यूनिट वाइज अगर मैं बात करूं तो dv इज चेंज इन वेलोसिटी, तो एक वेलोसिटी में से दूसरी वेलोसिटी को अगर आप सब्सट्रैक्ट भी कर देंगे तो अल्टीमेटली वो क्वांटिटी वेलोसिटी ही रहेगी। और dx एक तरीके का लेंथ हो गया, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर। सो मीटर से मीटर अगर हम लोग कैंसिल कर देंगे तो इसकी यूनिट बन जाएगी पर सेकेंड। ठीक है, डीके कांस्टेंट की बात करते हैं तो डीके कांस्टेंट कैसा डिफाइन होता है, आपको मालूम है डीके कांस्टेंट को हम लोग लैम्डा से डिफाइन करते हैं और इसकी जो यूनिट होती है वो भी पर सेकेंड की होती है, मतलब इन दोनों की यूनिट सेम है, वेलोसिटी ग्रेडियंट और डीके कांस्टेंट की। तो अगर इनकी यूनिट सेम है तो हम बोल सकते हैं कि उनके डायमेंशंस भी कैसे होंगे, सेम होंगे। इसी कारण फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, ये एक अल्टरनेटिंग करंट के टॉपिक से आया हुआ सवाल था जो कि काफी इजी था। अभी तक क्वेश्चन नंबर 9 भी इजी था, 10 भी इजी था, इवन 11th नंबर का क्वेश्चन भी इजी है। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि इफ इन एनी एसी सर्किट द इंपीडेंस इज 0, इंपीडेंस इज 0 मतलब जेड वाली जो वैल्यू है उसे 0 बताया गया है। मतलब जेड की वैल्यू को हम लोग लिखते एक्चुअली कैसे हैं, जेड की वैल्यू को लिखा जाता है अंडर रूट ऑफ एक्सएल या एक्सी में से जो कोई भी बड़ा हो, तो हम लोग मान लेते हैं एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस रेजिस्टेंस का स्क्वायर। और हमें यह बताया गया है कि ये क्वांटिटी की वैल्यू एक्चुअली कितनी है, 0 है, ये क्वांटिटी की वैल्यू 0 है। अब आप जानते हैं किसी का स्क्वायर तो कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो इस क्वांटिटी को 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस को 0 होना पड़ेगा पहली बात तो,
और जैसे ही रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, दोनों साइड आप स्क्वायर कर लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा कि आपको यहां से ये देखने को मिलेगा कि XL माइनस XC की जो वैल्यू रहेगी वो 0 रहेगी। मतलब XL की वैल्यू XC के इक्वल होनी चाहिए और साथ साथ में उस सर्किट का रेजिस्टेंस भी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वही स्टेटमेंट 1 बताया गया, इफ इन एनी सर्किट AC सर्किट द इंपीडेंस इज 0 दिस सर्किट कैन बी इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव बोथ। तो देखिए XL और XC को तो आना है, ये दोनों तो नॉन जीरो क्वांटिटीज हो गई, तो डेफिनेटली स्टेटमेंट नंबर 1 जो हुआ वो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। अब बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 की। इसमें बोला जा रहा है कि पावर डिसिपेटेड कैन नेवर बी 0 इन AC सर्किट। किसी भी AC सर्किट में पावर डिसिपेटेड, एवरेज पावर डिसिपेटेड जो है वो 0 नहीं हो सकता, ये बात बोली गई है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 है, तो अगर रेजिस्टेंस 0 हो गया तो उस सर्किट में कोई भी ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है जिसके अक्रॉस हम बोल सकें कि पावर डिसिपेट हो रही है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आपका स्टेटमेंट नंबर 2 जो होगा वो गलत हो जाएगा और आपका करेक्ट आंसर जो आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 का आ जाएगा कि स्टेटमेंट नंबर 1 तो सही है लेकिन स्टेटमेंट नंबर 2 कैसा है, गलत स्टेटमेंट है। तो ये भी एक इजी प्रॉब्लम था। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा हल्का सा कैलकुलेशन है, ज्यादा नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सवाल पूछा गया है मॉडर्न फिजिक्स का। इसमें यह बताया गया है इस सवाल में कि हमारे पास एक मेटल प्लेट है और इस मेटल प्लेट में 2 अलग अलग तरीके के फोटॉन्स को भेजा गया है। जैसे मान लीजिए सेम मेटल प्लेट है तो, और इस मेटल प्लेट का जो वर्क फंक्शन है फाई, वो हमें दिया गया है कितने का है, 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। चाहे आप पहले वाली प्लेट का बात कर लीजिए, चाहे आप दूसरी वाली प्लेट का बात कर लीजिए, क्योंकि दोनों प्लेट आइडेंटिकल हैं। पहले वाले सरफेस में जो फोटॉन्स को भेजा गया है, इन फोटॉन्स की जो एनर्जी है जिसको हम लोग HF से लिखते हैं वो है 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। और जो दूसरे वाले में जो भेजे गए हैं फोटॉन्स, उनकी जो एनर्जी है, मैं इसे HF2 लिख देता हूं, और इनकी एनर्जी है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। आपको बताया गया है कि दोनों को सेम मेटल प्लेट में इंसिडेंट किया जिनका वर्क फंक्शन 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। तो आपको बताना है कि इस मेटल प्लेट से, देखिए इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो डेफिनेटली यहां से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। तो आपको बोला गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड्स ऑफ दिस फोटो इलेक्ट्रॉन। यहां से जो फोटो इलेक्ट्रॉन जो जनरेट होगा, उस फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है। अब स्पीड अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो आपको काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम रखनी पड़ेगी। हम लोग एक इक्वेशन जानते हैं कि इंसिडेंट एनर्जी जो रहेगा वो 2 भागों में डिवाइड होगा, एक होगा वर्क फंक्शन और दूसरा एक्सप्रेशन आएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, ये एक्सप्रेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बहुत बेसिक सी इक्वेशन है। पहले प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं तो इंसिडेंट एनर्जी जो है वो आपकी HF की वैल्यू हो जाएगी 3.8, वर्क फंक्शन आपका हो गया 0.6 और मान लेता हूं मैं पहले केस की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी K1 है। तो इसके मुताबिक K1 की वैल्यू जो आ जाएगी वो 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हो जाएगी। सिमिलरली सेकेंड केस के लिए अगर मैं अप्लाई करूं सो 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 0.6 प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी K2। यहां से K2 की वैल्यू अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो 1.4 में से 0.6 को अगर मैं एलिमिनेट कर लूं, खत्म कर दूं, तो ये 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आ जाता है। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से। लेकिन हमें इनका रेशियो नहीं पूछा गया, हमें ये पूछा गया है कि मैक्सिमम स्पीड का रेशियो क्या होगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं कि भाई K1:K2, पहले वाले की वैल्यू को आप लिख सकते हैं ½ m × V1², क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा उसका मास पहले केस हो या दूसरा केस हो, दोनों में सेम मिलेगा। सेकेंड वाले के लिए आप लिख पाएंगे ½ m × V2², और ये जो रेशियो आएगा वो 3.2 डिवाइड बाई 0.8 के इक्वल हो जाएगा। 3.2 डिवाइड बाई 0.8, और ये जो रेशियो रहा वो आपका 4 का रहा। देखिए ½ और m आपका कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली आप निकाल सकते हैं कि सर यहां पर V1 और V2 का जो रेशियो रहेगा वो इसका अंडर रूट हो जाएगा, मतलब 2:1 का हो जाएगा। तो ये आपका एक न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम आया था
जिसमें आपको ये बताना था कि मैक्सिमम स्पीड्स का रेशियो क्या होगा, तो वो रेशियो 2:1 का होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 2. सो दिस इज फ्रॉम माय साइड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 12.